मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महावतार बाबा जी की ओर से, गुरुमा की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, आगे बढ़ो। हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना और श्रेष्ठ धर्म और संस्कृति है, मगर हम वो बात समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि वो इतना सहज और सरल है कि हमारे मन में शंका होती है कि क्या धर्म इतना सहज और सरल हो सकता है। मगर आपने देखा है कि आपका जीवन भी कितना सहज और सरल है। सुबह से लेके शाम तक आप देखो, आप जो जो प्रवृत्तियां करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं, वो कितनी सहज है। कई क्रियाओं को हमने गहन बना दी है, मगर सही में वो एकदम सहज और सरल है। जैसे जीवन सरल है, जीवन जीने के लिए है, जीवन किसी के साथ स्पर्धा करने के लिए नहीं है, जीवन अपना है और अपनी तरह जीवन जीने के लिए भगवान ने हमें अवसर दिया है, मौका दिया है। आप आपकी इच्छा के मुताबिक जीवन जी सकते हैं। आप उसको सहजता से जियो या उसको कठिन कर, कॉम्प्लिकेट करके, कॉम्प्लेक्स करके जियो, ये आपके हाथ में है। आप उसको स्वर्ग की तरह जियो या नरक की तरह जियो, वो आपके हाथ में है। अभी सनातन धर्म की बात करते करते एक बात हम चूक जाते हैं कि भगवान ने हमारी नियति हमारे हाथ में सौंप दी। आप कर्म करो और अपनी नियति को बनाओ। मगर ये बात हम समझ नहीं सकते हैं कि हम अपनी नियति कैसे अपने आप बना सकते हैं। मगर यदि आप योगा वशिष्ठ सही तरह से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपकी नियति आपके हाथ में है। स्वर्णिम भविष्य भुगतना है, बनाना है, वो भी आपके हाथ में है। और नरक जैसा जीवन भविष्य में जीना है, वो भी आपके हाथ में है। न कोई ग्रह नक्षत्र आपको उसके लिए प्रेरित करते हैं। हम दोष देते हैं शनिदेव को, मंगल को, राहु केतु को, तो ये गलत बात है। वो हमारे कल्याण की सोचते हैं, नहीं कि हमें परेशान करने की। तो ये बात से परे हो जाएं और अपने सिद्ध गुरु के पास, उसके शरण में समर्पित होके अपनी नियति कैसे बनाना है वो आप तय करें, तो आप आपकी नियति खुद बना सकते हैं। आज ये महामारी आई है कोरोना की। हर समय, हर दशक में कहीं न कहीं महामारियां आती हैं। दशक में आती हैं, शतक में आती है। मगर ये जो महामारी कोरोना की आई है, उसके लिए क्या हम भगवान को दोष दे सकते हैं? कतई नहीं।
उसके लिए हमने कई सालों से, कई शतकों से तैयारी की है। सोचो आज प्राणवायु के लिए सब दर दर भटक रहे हैं। कई शतकों से हमने प्राणवायु देने वाले वृक्षों की कत्लेआम कर दी। आपको याद है दिल्ली में इतने सारे पीपल और बनियन ट्री थे, बरगद थे, वो ऐसे काट दिए गए। हमारे एक राजकारण में कटवा दिए गए कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। अरे भाई, कोई आत्मा को भूत बनना पसंद नहीं है, कोई व्यक्ति को प्रेत बनना पसंद नहीं है। वो तो अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए तुरंत ही जन्म ले लेता है। मगर हमारी अंधश्रद्धा का लाभ लेकर देश में से सारे पेड़ जो बड़ के थे, जो पीपल के थे, वो सारे काट दिए गए। बोलते हैं कि पीपल, बड़, अशोक, उदुम्बर, ऐसे कई सारे वृक्ष है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। यदि आपको एक प्रयोग करना है तो आप कर सकते हैं। आप एक दिन इमली के पेड़ के नीचे सो जाएं और सुबह में देखें आपका शरीर कैसा है, और एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे सो जाएं और सुबह उठ के महसूस करें कि आपका शरीर कैसा है, और एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे सो जाएं और फिर महसूस करें दूसरे दिन उठ के कि आपका शरीर कैसा है। तीनों में आप एक बड़ा डिफरेंस महसूस करेंगे। वो अनुभव करने की बात है, अनुभव करके देखना। तो हमने कई सालों से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और ऑक्सीजन का जो प्रमाण हमारे लिए वातावरण में चाहिए वो कम कर दिया, मगर उसके साथ पॉल्यूशन भी बढ़ा दिया। प्राणवायु कम कर दिया और पॉल्यूशन बढ़ा दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया। तो आपके लंग्स खत्म होंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे वायरस भी आपको परेशान करेंगे ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपकी आने वाली पीढ़ी को इससे भी बड़ी महामारी से बचाना है, तो अभी से पीपल, बरगद, उदुम्बर, अशोक ऐसे वृक्षों को लगाना शुरू कर दो। नीम, इमली, ये भी जरूरी है। ऐसे वृक्षों को बड़े होने में टाइम लगता है, समय जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे वृक्ष लगाते हैं जो जल्दी से तैयार हो जाए, मगर वो जल्दी से तैयार होते हैं, वो इतना सारा ऑक्सीजन नहीं दे सकते। एक पीपल का पेड़ जितना ऑक्सीजन देगा उतना ऑक्सीजन एक गुलमोहर का पेड़ नहीं देगा। ये बात समझ लेना जरूरी है। एक नीम का पेड़, नीम के पेड़ से जो हवा गुजरेगी उसको शुद्ध करके आसपास फैलाता है। उसमें जो वायरस हैं, बैक्टीरिया से उसको खत्म करके आगे बैठा। यदि हम नीम ही काट देंगे तो वातावरण में रहे वायरस
और बैक्टीरिया कैसे मरेंगे? ये सारी बातें हम भूल गए हैं। ये सनातन धर्म में हमें सिखाया गया है कि वृक्ष में भी जीवन है, वृक्ष ऋषि है और वो तप कर रहे हैं। हाँ, वो जरूर तप कर रहे हैं हमारे लिए। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। हमें समझना है वृक्षों का महत्व, और सही में हमारे यहाँ जो वृक्ष थे उनको हमें पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, जो हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो नहीं तो फिर आप जाने और आपके बच्चे, कई सारी महामारियां आएगी और जाएगी, क्योंकि हम पैसे के पीछे पड़े हैं। भौतिक विकास हमें चाहिए, मगर आध्यात्मिकता को हम भूल गए हैं। और भौतिक विकास में हमने कुदरत को भुला दिया है। तो कुदरत को याद करें, कुदरत की ओर आगे बढ़ें और स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करें और संकल्प करें। पहले जमाने में जल की पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी। पश्चिम के लोग हमारे सामने हंसते थे और हमने वो सारा बंद कर दिया। कई वामपंथी आए और उन्होंने ये सारे पेड़ों को खत्म कर दिया। ये बात हम भूल गए और आज हम महामारी के दलदल में ऐसे फंसे हैं कि हम प्राणवायु ढूंढने के लिए दल दल घूम रहे हैं। और कमनसीबी है कि हमारे देश में कोई भी जो तक आती है उसमें कालाबाजारी और राजकारण घुस जाता है। आपको ये जान के बहुत दुख होगा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को बीमार बता के हॉस्पिटलों में एडमिट करवा के कोरोना के सही मरीजों के लिए जो बेड चाहिए वो बेड ऑक्यूपाई कर लिए। आज मरीजों के लिए बेड की कमी है, मगर ये किसी को पता नहीं है कि ये कांग्रेस का कारस्तान है। वो खुला भी पड़ गया, मगर कोई भी न्यूज़पेपर वाला या कोई भी मीडिया वाला ये बात आपको बताता नहीं है। ऐसा ही केजरीवाल ने दिल्ली में किया। ऑक्सीजन जितना दिल्ली को दिया गया है और दिल्ली में जितनी हॉस्पिटल्स हैं, जितने बेड्स हैं, उसमें जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को दिया गया, मगर फिर भी वो ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गया, पाताल में घुस गया, वो किसी को पता नहीं चला। और सारी मीडिया ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ब्लैक में ऑक्सीजन बिकने लग गए। तो ये केजरीवाल की जो सरकार है वो प्रजा के साथ होने का दिखावा करती है और प्रजा को परेशान कर रही है, और उसकी गलती वो केंद्र सरकार के ऊपर डाल रही है। यदि ऐसी सरकारें देश में आई तो देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, ये देश के लोगों को समझने की जरूरत है।
ये बात सब समझ लें, हमारे देश में जो पार्टियां हैं उसमें एक दो पार्टियां ही राष्ट्रीय स्तर पर हैं, बाकी सब प्रांतीय लेवल पर, राज्य कक्षा पर है। जो पार्टियां राज्य कक्षा पर है वो देश का विकास कैसे सोचेगी, वो अपने राज्य के बारे में सोचकर देश को तोड़ने का काम करेगी। तो हमें पूरे देश में दो मजबूत राष्ट्रवादी लोकशाही पार्टियां चाहिए। माओवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी इलेक्शन लड़ते हैं मगर वो लोकशाही में तो मानते नहीं हैं। जो लोकशाही में मानता नहीं है वो लोकशाही का इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, ये बात भी हम समझ नहीं सकते। इतने हम गाफिल रहते हैं। तो ये बात समझ लें कि ये सारी बातें हमें सजग होकर लोगों को जागरूक करने में लगना पड़ेगा। जो सीनियर सिटीजन्स है वो अपने आसपास के 10-10 युवाओं को राष्ट्रवाद के लिए काम करने के लिए तैयार करें, उसमें देश प्रेम जगाए और देश हित के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित करें। यदि हर एक सीनियर सिटीजन सिर्फ 10 लोगों को ही तैयार करेगा तो पूरे देश के युवा देश प्रेमी बनेंगे, राष्ट्रवादी बनेंगे और उनकी एक अलग पार्टी बना के पूरे देश से एक नई पार्टी का जन्म होगा। आज एक नई पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, देशव्यापी पार्टी बहुत जरूरत है, उसकी खास जरूरत है। ये बात समझकर हर एक सीनियर सिटीजन को मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने आसपास जो भी युवा वर्ग है, जो काम करता है, काम नहीं करता है, तो सबको आप राष्ट्रवाद क्या है वो समझाए, देश प्रेम उसमें जगाए और देश के लिए काम करने के लिए तैयार करें। ये देश की, भारत माता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी बात है। और केजरीवाल जैसे लुच्चे प्राणी को जो फॉर्ड फाउंडेशन के पैसे पर भौंकता रहता है, उसके टुकड़ों पर पलता रहता है, उसको समझने की जरूरत है। एक और वो जो 200 यूनिट बिजली खर्च करता है उसको फ्री देता है और वही चार्ज वो ट्रांसमिशन लॉस के नाम पर जो दूसरे लोग बिजली का बिल भरते हैं उसके ऊपर लगा देता है। वो उनके जेब से या सरकारी पैसे से नहीं देता है। ये बात जरा दिल्ली के रहवासियों को समझ लेने की जरूरत है। एक बात पूरी तरह से समझ लें कि कोई भी राजकारणी प्रजा को कुछ भी मुफ्त में नहीं देगा, वो एक हाथ से देगा और उससे कई गुना दूसरे हाथ जेब से निकाल देगा। ये बात समझ लो। अपना हित देखो, देश का हित देखो और देश में स्वस्थ और राष्ट्रवादी पार्टियों का साथ दो, उनको आगे लाओ, उनको आगे बढ़ाओ और देश की धुरा उनके हाथ में सलामत रहे, इसके लिए काम करो। आज हम स्वतंत्र हुए हैं मगर
हमारी स्वतंत्रता फक्त मत देने के लिए ही है। मत देने के बाद आपकी कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप कुछ मांग सके। आज सब प्रजा को लूट रहे हैं अपने अपने हिसाब से। देखो, वो लूट बंद नहीं होगी तो कुदरत का कानून, कुदरत का हथौड़ा, महाकाल का दंड उनके ऊपर ऐसा पड़ेगा कि वो उसकी कमर तोड़ देगा, वो उनकी बोलती बंद कर देगा, उनकी चलती फिरती पैरों को एक जगह फिक्स कर देगा। ये बात वो देश के लूटने वालों को समझ लेने की जरूरत है। जहां दिल्ली में और यूपी में हुआ, वैसे ही वो लोग दूसरी जगह भी करते होंगे, शुरू कर दिया होगा। तो प्रजा जागरूक हो जाए और जिसको खरेखर वास्तविक बेड की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, उसको ही हॉस्पिटल में जगह मिले। कोई राजकारणी हॉस्पिटल में दाखिल ना हो, इसीलिए प्रजा खुद हॉस्पिटल के दरवाजे पर जाके खड़े हो जाएं और किसी भी राजकारणी को और मीडिया को हॉस्पिटल में आने से रोके। मीडिया भी पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कोई भी मीडिया दूध से धोया हुआ नहीं है, ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है। सब प्रजा को भ्रमित कर रहे हैं और उसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। ये बात हमें समझ लेनी पड़ेगी और ये समझने के बाद मैंने मीडिया के कोई भी न्यूज़ चैनल को देखने का बंद कर दिया है, न्यूज़पेपर पढ़ने का बंद कर दिया है। आपको भी अपील करता हूं कि आप भी कोई भी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दें, ताकि उनको पता चले कि प्रजा क्या चाहती है। यदि हम अपने आप में जागृत नहीं हुए तो ये लोग हमें ख़त्म कर देंगे। मगर वो लोग समझते नहीं हैं कि पैसे के लिए जो वो लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, उसको महाकाल कभी माफ नहीं करेगा। वो चाहे कोई भी मीडिया वाले हो, कोई भी देश हित की बात करने वाला हो, महाकाल उसको छोड़ेगा नहीं। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, देश हित की बात करते हैं, मगर पूरे देश को भ्रमित करके रख देते हैं। ऐसे मीडिया को चेतावना जरूरी है। समझ जाओ, वरना महाकाल के दंड को भुगतने के लिए तैयार हो। आज यहाँ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, तथास्तु। आप सब स्वयं शिस्त में रहें और तंदुरुस्त रहें, ऐसी मेरी कामना है।